फाइन। तो आज हमें नया टॉपिक लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं और ये दिखने में ऐसा लगता है बड़ा बल्कि सा बड़ा सा और टॉपिक है, बट इसको समझने के लिए अगर हम ध्यान से रखेंगे तो हमको समझ में भी आएंगी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन। और हम इसको समझते हैं। इसको पहले तो समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें जरूरत क्यों पड़ती बनाने की और ये बेसिकली किस काम आता है। जैसे कि मैं अभी देख रहा था, व्हाट आई डिड वाज, मैंने अभी टाइप किया एनुअल रिपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एनुअल, अभी जस्ट मैंने टाइप किया तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। इसके ऊपर एक सबसे ऊपर बॉम्बे डाइंग का नाम आ रहा है, अपन उसी को ले लेते हैं। बाकी होने को तो नेस्ले वगैरह कई सारी बाद में कंपनीज, एनटीपीसी, जो आ रहा है उसी को ले लेते हैं। वी हैव टू जस्ट सी, हमें देखना है। ये मैंने बॉम्बे डाइंग की एनुअल रिपोर्ट ओपन की है आपके सामने, एंड आई से गो देयर। मैं आता हूँ नीचे, यहाँ कंटेंट्स है तो स्टैंड अलोन भी है, कंसोलिडेटेड भी है। स्टैंड अलोन ही ले लेते हैं, अपने को बस एक चीज समझना है। पेज नंबर 68 थोड़ा सा आगे होगा। ये रहा स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, ये इनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट से ये मालूम पड़ता है कि भाई इनके पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कितना पैसा, क्या क्या चीजें हैं, क्या देना है। दूसरा स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस है। इससे ये मालूम पड़ता है बिजनेस ने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या खर्चे हुए, क्या हुई, ये सारी चीजें हमको मालूम पड़ती है। और क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्सेस कितने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, पूरा आ गया बस। फिर इसके साथ में एक और स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी दिया हुआ है। अगर आप ये कैश फ्लो का स्टेटमेंट देखें तो आपको भी ऐसा ही बनाना है। आपको एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का, जो भी कंपनी आप ले रहे हैं, उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कॉपी करना है, उसके साथ कमेंट्स लिखने हैं। आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप उससे नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगती है, लेकिन आपको कैश फ्लो के अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की खास बात क्या है, आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें कि उन्होंने क्या दिखाया हुआ है। इसके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। क्या क्या सेक्शन है? एक ही दिखाया है इन्होंने कि आप लोगों को दिख रहा है ना ये? यस सर। यस सर, यस सर। थोड़ा सा कहें तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, बस ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इतना और कर दिया। चलिए 1 पॉइंट और कर देते हैं बस। अगर आप ये देखें तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए दिखाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पूरा सेक्शन ए है। ये दिखा रहा है कि बिजनेस में जो जो जिस चीज का हमारा बिजनेस है ना, जो हम जो ऑपरेशंस कर, ऑपरेशंस मतलब अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग, तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन जिस चीज का कर रहे हैं उससे। तो जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जो हमारी कोर एक्टिविटी है, जो हमारा कोर एक्टिविटी, जिस चीज के लिए हम हैं या जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उससे हमारे बिजनेस को क्या क्या कैश फ्लो हुआ, उससे क्या क्या कैश फ्लो हुआ, ये उसकी बात करता है, एक ही बात, ठीक है। इस कैश फ्लो को, इसकी मैं बात अभी आपको बताऊंगा। ये जो मैं बात कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालने की 2 मेथड्स होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में बहुत साफ साफ बोला है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करनी है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। ये क्या है हम बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको बिल्कुल अच्छे से, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये जो 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये है क्या, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये 2 मेथड्स सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है। सो बिजनेस में ऑपरेशन से कितना कैश आ रहा है, अगर हमें ये निकालना है तो हम डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड में से, दोनों में से किसी एक मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा यूज होती है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने बना हुआ है,
बॉम्बे डाइंग का, ये भी इनडायरेक्ट मेथड से बना हुआ है। ये इनडायरेक्ट मेथड, क्यों इनडायरेक्ट मेथड यूज ज्यादा होती है और क्यों होती है वो अलग बात है, उस पर हम आएंगे। और आपके सिलेबस में भी इनडायरेक्ट मेथड ही है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये दिखा रहा है ऑपरेशन से कितने पैसे। फिर और आगे, फिर इसके बाद ये बी सेक्शन है इसका, बी पार्ट। ये बी पार्ट क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या होती है वो भी हम बात करेंगे। मोटे तौर पे आप ये मान लीजिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड होती है, हम जिनको नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स रिलेटेड। नॉन करंट एसेट रिलेटेड मतलब नॉन करंट एसेट्स की सेल और परचेज, और इनसे जो हमें इनकम हो रही है वो। ये सब समझ में नहीं आया, इनकम हो रही है सेल परचेज। अरे हमने लैंड खरीदी, पैसे दिए, वो यहाँ आएगा। लैंड बेची, पैसे आए, वो यहाँ आएगा। हमने शेयर्स खरीदे या हमने इन्वेस्टमेंट किया 5 साल के 10 साल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, उसमें हमें डिविडेंड मिल रहा है, वो यहाँ आएगा। हमारा बिजनेस किसी और चीज का है, किसी और चीज से मतलब भाई हमारा बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल मिल है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, एक अभी जैसे बॉम्बे डाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, बॉम्बे डाइंग के भी हम देख रहे थे, उसमें रियल्टी बिजनेस एक लंबा सा टावर दिखाया गया, तो रियल्टी का भी बिजनेस करते हैं। तो हमारा कपड़ा जो है टेक्सटाइल मिल है, और हमने क्या किया हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास, दुकानें हैं एक मार्केट में, उस मार्केट को हमने किराए पे दे रखा है, उन दुकानों को, उसमें किराया था। हमारा बिजनेस किराए पे देने का नहीं है, हम रियल्टी बिजनेस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ दुकानें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और हमने वो किराए पे दे दी, तो उसे किराया। तो ये भी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया, ये हमारे ऑपरेशन से नहीं आया, इन्वेस्टिंग से आया। हमारा बिजनेस थोड़ी है किराए का, हमारा बिजनेस रियल्टी का थोड़ी है, इन्वेस्टिंग से आया, तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा। हमने कुछ शेयर्स खरीद रखे, हमने डिबेंचर्स खरीद रखे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, उसमें जो हमको इनकम हो रही है वो इसके अंदर आएगा। जबकि हमारा शेयर्स डिबेंचर्स खरीदने बेचने का काम नहीं है, हम कोई इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है, हम कोई फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है, हम कोई बैंक नहीं है, तो भी हमने कर रखा है, तो वो इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, ठीक है, वो आएंगे। तीसरा सेक्शन क्या है? तीसरा सेक्शन है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या आएगा? इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म लोन्स हम ले रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, और शेयर्स कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। मतलब जो भी हमने ऐसी कोई एक्टिविटी की जो हमारे फाइनेंसेस पे फर्क डालती है, हमारे पास पैसे के अवेलेबिलिटी बढ़ाती हो या घटाती हो, हमने शेयर्स इशू किए, वो यहाँ आएंगे। हमने शेयर्स बायबैक किए, वो यहाँ आएंगे। हमने शेयर्स पे डिविडेंड दिया, वो यहाँ आएंगे। हमने डिबेंचर्स इशू किए, वो यहाँ आएंगे। हमने डिबेंचर्स रिडीम किए, वो यहाँ आएंगे। हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया, वो यहाँ आएंगे। हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया या लॉन्ग टर्म लोन रिपे किया, उस पे इंटरेस्ट दिया, वो सब यहाँ आएगा। ये वो चीजें हैं जो हमारे बिजनेस की फाइनेंसेस, हमारे बिजनेस के मनी से रिलेटेड है। मेनली जो हमारा पैसा, तो देखो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो ऑपरेशन में भी होता है, हम कस्टमर को से लेते हैं पेमेंट, क्रेडिटर्स को देते हैं, हम सैलरीज देते हैं, वो सब तो इन्वेस्ट ऑपरेटिंग में आएगा, वो बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन बिजनेस से जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कोर एक्टिविटी से, उसके अलावा जो हमारे फाइनेंसेस रिलेटेड है, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन से जो कैश आया, जो नेट कैश गया, वो निकालना जाता है, वो यहाँ लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी ए मतलब ऑपरेशन से, एक्टिविटी ए मतलब ऑपरेशन से, प्लस एक्टिविटी बी मतलब इन्वेस्टिंग से, प्लस एक्टिविटी सी मतलब फाइनेंसिंग से। इन तीनों का ऐड करेंगे। तीनों में प्लस होगा जरूरी नहीं, हो सकता ऑपरेशन से तो पैसा आया, लेकिन हमने इन्वेस्टिंग में पैसा लगाया, हमने मशीनें ज्यादा खरीदी, हमने लैंड खरीदी, तो पैसा चला गया। तो हो सकता है हमारी
ये जो है क्या कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो तो प्लस में आ रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी प्लस में आ रही है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में आ रही है, ऐसा हो सकता है, और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी सपोज प्लस में आ रही है। तो ये प्लस माइनस जो कुछ भी हो रहा है, इन तीनों को हम ऐड करते हैं। ऑपरेशन से कितना आया प्लस, ऑपरेशन से कितना आया प्लस, इन्वेस्टिंग से कितना आया या गया, वट एवर इट इज। ऑपरेशन से भी लॉस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस प्रॉफिट में हो लेकिन कैश ऑपरेटिंग में माइनस में आ रहा हो, वो भी मैं बात करता हूँ आपसे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि इस पूरे साल में इन तीनों एक्टिविटी से नेट कैश बढ़ा है या नेट कैश घटा है, ये हम निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, माइनस की फिगर माइनस हो जाएगी, प्लस की फिगर प्लस हो जाएगी। तीनों प्लस में हो जरूरी नहीं है, तीनों माइनस में हो वो भी जरूरी नहीं है, कोई प्लस हो सकता है कोई माइनस हो सकता है, तीनों प्लस भी हो सकते हैं तीनों माइनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इससे हम निकालते हैं कि तीनों को प्लस माइनस करके नेट इंक्रीज आया कितना, नेट इंक्रीज। इसके अंदर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, हमारे पास साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितना था, इसका कैश एंड कैश वो आता हूं, ओपनिंग बैलेंस कितना था कैश फ्लो का, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। तो अगर ये हमारा ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट में दिया रहता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा कैश का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा कैश का। तो ये जैसे अगर ये टैली हो जाता है, नेट इंक्रीज डिक्रीज में ओपनिंग बैलेंस ऐड करके, तो हम कहते हैं हमारा कैश फ्लो टैली हो गया। तो जैसे आप बैलेंस शीट टैली करते हो पार्टनरशिप में, वैसे ही यहाँ पर भी कैश फ्लो टैली किया जाता है। तो यहाँ पे भी यूरेका मूवमेंट, हाँ कैश फ्लो टैली हो गया, नहीं टैली हो रहा, टैली नहीं हो रहा, सोचना पड़ता है। तो इस ढंग से हम ये तीनों एक्टिविटी निकालते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार, अभी तक जो कुछ मैंने बताया है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर हाँ जी, सर जैसे अगर कोई मशीनरी की रिपेयर का कॉस्ट तो वो एक कहाँ सेकंड, पे आपकी लिखेंगे? आवाज आवाज कट रही है, फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं। सर एक मशीनरी की रिपेयर का कॉस्ट कहाँ पे जाएगा? मशीनरी की रिपेयर, मशीनरी की रिपेयर, मशीनरी की यस रिपेयर, सर। मशीनरी की रिपेयर तो मेंटेनेंस खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मशीनरी की रिपेयर इज नॉट अ एक्सपेंस टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इस ढंग से हम इनको डिवाइड करके हम चीजों को निकालते हैं। तो इन तीनों से हमें कितना कैश आया कितना गया ये हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इसमें तीन सेगमेंट्स होते हैं, तीन पोर्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो साल भर में जो कुछ भी हमारे पास पैसा आया है गया है, कैश आया है, वो हम इसमें लिखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम देखें, जैसे लिख ही रहा आपको, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, डिस्पोजल माने बेचा होगा प्लांट इक्विपमेंट वगैरह, हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, ये इन्होंने नॉन करंट एसेट्स बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचे, इसमें जो डिविडेंड मिला, बैंक डिपॉजिट वगैरह बाकी छोड़ दीजिए, ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये आइटम्स आपके रिलेटेड जो मैंने ग्रीन में की, ये सारे आइटम्स आपके आएंगे। नॉर्मल सी चीज, मैं सिंपल वो जो चीज बता रहा हूँ जो आपसे रिलेटेड। फिर अगर मैं इसमें आता हूँ इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, रिपेमेंट ऑफ नॉन करंट बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स का रिपेमेंट किया, प्रोसीड्स फ्रॉम करंट बोरोइंग्स, करंट बोरोइंग्स जो हमारे पास है वो भी करंट, वैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी इसके अंदर आएंगे, मैंने अभी आपको नॉन करंट बोरोइंग्स बोला था लेकिन इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट वो भी आएगा। इसके अंदर कैश क्रेडिट, बैंक कैश क्रेडिट एक टाइप का लोन होता है, उसका लिया, हमने कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे किया तो उसको कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट पेड, ठीक है। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड भी आएगा, इसमें इन्होंने शेयर्स वगैरह इशू नहीं किया, अगर शेयर इशू किया होता तो शेयर्स का भी इशू किया था, ठीक है चीज है। मैं एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर दूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके अंदर नॉन करंट बोरोइंग्स भी आएगा और करंट बोरोइंग्स भी आएगा, यस। करंट बोरोइंग के अलावा मैं इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलना भी ज्यादा पसंद करूंगा, वो दोनों आएंगे।
तो जो लोन है करंट है नॉन करंट दोनों इसके अंदर है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। अब हमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? अब हम क्या करें, सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी ये होनी चाहिए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी एक्टिव बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो किन किन कारण से होता है, और उनको हम किस किस टाइप की एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं। मोटे तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज होती है। एक हुई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हुई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक हुई फाइनेंसिंग। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो एक हमारी आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर एक है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर एक है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग की, ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग में परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, और बताइए क्या क्या आ सकता है ऑपरेटिंग के अंदर? बिजनेस के अंदर रोजमर्रा के जो हमारे कैसे पैसा आता जाता है जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके कोई एग्जांपल दीजिए। किसी को नहीं मालूम कुछ भी? सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस में सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, इंश्योरेंस पे किया, ये सारी चीजें। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो पैसा आ रहा है, सर पेमेंट टू वर्कर्स। क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इवन टैक्स का पेमेंट, टैक्स पेमेंट, टैक्स भी इसलिए देते हो आप, ये ऑपरेशंस की वजह से देते हो। ठीक है, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग में। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पुराने नहीं दिए वो भी वो भी आ गया हमने। अक्रूड इनकम्स, अक्रूड इनकम्स रिसीव, अक्रूड इनकम, ये तो हमारी ये सारी चीजें जो बिजनेस से का पार्ट एंड पार्सल है, वो सब चीजें आ गई। अगर हमने नगद में गुड्स खरीदे वो भी आएगा, हमने उधार में खरीदे लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो वो भी आएगा। कैश फ्लो उसमें भी भले हमने उधार में खरीदा तो चलो कोई कैश फ्लो में चेंज नहीं आया, लेकिन क्रेडिटर्स को जब पेमेंट करेंगे तब तो आएगा, तब आएगा। हमने उधार में माल बेचा, कुछ नहीं आया, उससे कैश फ्लो में नहीं आया, लेकिन क्रेडिटर से जब पैसा मिलेगा तब आएगा। ठीक है, हम जब खर्चे कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, सब चीज। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? इशू ऑफ शेयर्स, issue of debentures, redemption of debentures, long-term loans taken, repayment, interest paid on loans और debentures दोनों। इंटरेस्ट जो हमने पे किया लोन्स एंड डिबेंचर दोनों पे। देन डिविडेंड्स, डिविडेंड हमने पे किया। ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या है? ओ मैं उल्टा लिख गया भाई, ये सब फाइनेंसिंग है, ये फाइनेंसिंग है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे फाइनेंसिंग है। दिस इज ऑल फाइनेंसिंग, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजों का पैसा लिख काउंट करेंगे आप? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम करेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। अगर हमने कोई बेच दी हमारे काम की नहीं थी, नॉन करंट एसेट्स हमने बेच दी। परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने परचेज या सेल किया, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर हमको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड्स रिसीव हुआ है, इनकम मिली है, डिविडेंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव। सर रेंट रिसीव भी इन्वेस्टिंग में आएगा ना? यस, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारे हमारे इन्वेस्टमेंट के कारण हमको हो रहा है, ये सारी चीजें हमको आती है, ठीक है। तो मोटे तौर पे मैंने ये आपको वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ लिख दिए हैं जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से बिजनेस में कैश आता है या जिन ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में कैश जाता है, और उनका मैंने क्लासिफिकेशन बताया कि किस एक्टिविटी को आपको कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जिनकी वजह से कैश आता है और जिनकी वजह से जाता है। जब आपके पास कैश आता है तो हम उसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, लेकिन यहाँ पे हम यूज करते हैं सिर्फ कैश नहीं बोलते, हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जिनके वजह से कैश जाता है उनको हम बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश। इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे समझनी जरूरी है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो आ गया। अब सवाल उठता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है क्या? कैश और कैश के जैसा। अब जैसा क्या होता है? तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर आपके आते हैं कैश का, कैश इन हैंड, इसके अंदर आपका आता है कैश इन हैंड आता है, ठीक है। और क्या जाएगा? बैंक बैलेंस है। और क्या आएगा? और कैश इक्विवेलेंट में आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिनको हम करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन ये करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन से होते हैं? ये सारे करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते, इनकी तीन खास बात होना जरूरी है। दे आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड से मतलब है जब चाहे तब आप इनको मार्केट में बेच सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हाईली लिक्विड होने चाहिए, और ये इनका ड्यूरेशन जो है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मैक्सिमम 3 मंथ्स का पीरियड होता है, 3 महीने के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स। और दूसरा इनका जो होता है जब आप सेल करते हो, नेग्लिजिबल लॉस होना चाहिए, नेग्लिजिबल लॉस। और नेग्लिजिबल बहुत मामूली सा, आपके पास 100 रुपए का नोट है, आप 100 रुपए की चीज लेने जाते हो तो 100 का नोट 100 की तरह चलता है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है। अगर 10,000 का एक इन्वेस्टमेंट का एक बॉन्ड है आपके पास 10,000 रुपए का, तो 10,000 ही मिलेंगे आप। ये शेयर्स नहीं है ऊपर नीचे हो जाएंगे, आज 100 रुपए के 50 रुपए हो गए, आज 100 के 200 हो गए, ऐसा नहीं होता। दे आर दोज इन्वेस्टमेंट्स। और मैंने ये बताया था आपको कि आप अगर अपने उसमें बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर के अंदर मनी मार्केट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स हिंदुस्तान में, ये ट्रेजरी बिल्स जो है ये आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ट्रेजरी बिल्स इसी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म। ट्रेजरी बिल्स को कोई भी खरीद लेगा क्योंकि आरबीआई ने दिया है, सबको भरोसा है। आप रात के 12 बजे बेचना चाहो बेच दो, लोग खरीद लेंगे उसको। आरबीआई का मोहर लगी उसके ऊपर, वो आरबीआई का है, उस पर ट्रस्ट है लोगों। और उनकी मैच्योरिटी पीरियड कोई बहुत लंबी नहीं होती, और उनको जो बेचोगे तो आपको वही दाम मिल जाएंगे करीब। तो इसमें बोलते हैं फिर लोग खरीदते क्यों हैं? दाम वही मिलेगी, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इस इंटरेस्ट के लिए आप खरीदते हैं। और ये कौन लोग खरीदते हैं? ये 10-20 हजार वाले नहीं खरीदते, करोड़ों रुपए वाले खरीदते हैं, जिनके पास 1-2 महीने के लिए खाली पैसा है।
उनको उतने पैसे पे 1%, 1.5% मिल गया, अरे खाली पड़ा 1, 1.5%, 2% मिल गया, तो उनको तो बस उतना ही काफी सफिशिएंट है उनके, और बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए चाहिए उनको। ऐसी जगह चाहिए जहाँ एकदम सेफ हो, एकदम सेफ हो, रिस्क नहीं लेना चाहते। ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। ऐसी जगह दे दे नहीं मिलेगा, कि डूब गया, टाइम लगा, तो नहीं, हमको तो वो 2 महीने के लिए लगाना है, 2 महीने बाद हमें पैसे की जरूरत है। आज मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, मुझे 2 महीने के लिए लगाना है, 2 महीने बाद मुझे वह पैसा वापस चाहिए, तो मैं ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ एकदम बिल्कुल मिक जाए। ये कहाँ कौन लगाते हैं? बैंक्स लगाते हैं इसके अंदर। बैंकों के पास कभी डिपॉजिट ज्यादा आता है तो पैसा ज्यादा आ गया, अब क्या करें, अभी लोन तो जा नहीं रहा, आपके पास फोन आते रहते हैं, मैसेज में लोन ले लो, लोन ले लो, अभी लोन नहीं लेना भी, तो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं, चलो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डाल दो, ऐसी जगह डाल दो जो सेफ है, तब तो उसमें इंटरेस्ट तो लगेगा, क्योंकि जिसका पैसा उसको तो इंटरेस्ट देना है अपने को, तो ये पैसे को खाली थोड़ी रख सकते हैं, तो वहां डाल दो, जब कोई लोन लेने वाला आएगा तो वहां से निकाल लेंगे, या थोड़े टाइम बाद हम निकाल लेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म में इस टाइप का पैसा, तो इसमें जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है जो बड़ा बड़ा काम करती है। इसके अंदर मुझ जैसे 10, 20, 100, 50, 1000, 2000 रुपए के शेयर्स खरीदने वाले लोग नहीं है। दे आर बिग इन्वेस्टर्स, जिनके पास काफी पैसा है, और उनको शॉर्ट टाइम के लिए सिक्योर जगह जाना है, भले रिटर्न थोड़ा सा कम आए लेकिन सेफ रहे पैसा, और जब चाहिए तब मिल भी जाए। तो दो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हम कैश, तो जब हम कैश की बात करते हैं तो कैश के अंदर तो ये दोनों चीजें आ गई, कैश एंड बैंक। जब हम कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कैश इक्विवेलेंट इज बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड, मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 months, नेग्लिजिबल लॉस। तो इन दोनों को मिला के हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इनके पूरे, इनका तीनों का जो टोटल है वही हमारा ओपनिंग बैलेंस है, वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, उसी के अंदर हम चेंज देखते हैं। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो कहते हैं, लेकिन इट इज नॉट कैश फ्लो, इट इज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो है बेसिक। ये इसके अंदर एक तो चीज है। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया इसके अंदर, पहले तो किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। इज दैट ओके? पहले किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स है, पूछ सकते हैं। जो मैं कह रहा था आपसे, इसमें जो बड़े से कॉमन से क्वेश्चंस है, ये मैंने एनसीईआरटी खोली है, इसमें कुछ अच्छे, अब तो सारी बुक्स में वो आ गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं कैश फ्लो के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, ये आ गया इसके अंदर। ये कैश फ्लोज, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी और मेन एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। तो इसके अंदर वो आती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, मेन जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, या जिसको हम मेन है, वो एंटरप्राइज किसके अंदर आती है। ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनफ्लो किस कब होता है, आउटफ्लो कब कब होता है। ये आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, है ना, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये फालतू की चीज नहीं है, ये आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ का इनफ्लो होता है, कहाँ का आउटफ्लो होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनफ्लो कहाँ होता है, आउटफ्लो कहाँ होता है। ये इन्होंने समझाने की कोशिश की डायग्राम के थ्रू। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या क्या इनफ्लो है और क्या क्या आउटफ्लो, दैट इज दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। तो ये आपको इस हिसाब से लेना है, जस्ट तो ये इनफ्लो हो गया और ये आउटफ्लो हो गया, इस ढंग से लेना। फिर आगे चलते हैं, ये पिक्यूलर आइटम्स, इनकी हम बात करेंगे बाद में। तो अच्छा, दूसरा ये दिखाया है A + B + C, तो क्या आएगा, नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा इस साल। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दीजिए तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारा कैश फ्लो मेन हेडिंग्स। अब जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता था, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई। अब आपको इनमें से 33 आइटम दिए, अब इसमें बताना है कि 33 आइटम में से इनका क्या क्या नेचर क्या है ना, ये एक्टिविटी कौन सी कहलाएगी। ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग में परचेज ऑफ गुडविल है, परचेज, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया, ये कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, इस टाइप से क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आगे आपसे कल
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। Sir, can you please send this PDF on WhatsApp? Of course, every time I have done it, yes. ठीक है, तो वो हम कर लेंगे बिल्कुल।